हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर के कमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत आवेश के बारे में। सबसे पहले वैद्युत आवेश के बारे में जानकारी लेते हैं। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो या तो वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है, या तो वो खुद चुंबकीय या वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करे या फिर खुद चुंबकीय प्रभाव या वैद्युत प्रभाव महसूस करे, अनुभव करे, तो उस गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। बहुत साधारण सी बात है। कोई भी पदार्थ है, अगर वो या तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर रहा है या वैद्युत प्रभाव महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है या चुंबकीय प्रभाव महसूस कर रहा है, तो उसका ये जो गुण है, इस गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। हमने दैनिक दिनचर्या में हमारी आसपास कई सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो वैद्युत आवेश की वजह से ही होती हैं। जैसे कि बरसात के मौसम में या फिर कभी कभी आसमान में बिजली का कड़कना जो होता है वो भी एक वैद्युत आवेश की वजह से होता है। या फिर एक प्रैक्टिकल एक प्रयोग हमने बचपन में देखा होगा, किया होगा। हम अगर कंघी को अपने बालों में बार बार करें और उसके बाद उस कंघी को हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, तो वो टुकड़े कागज़ के उस कंघी से चिपकने लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि आखिरकार क्या वजह है कि वो कागज़ के टुकड़े उस कंघी से चिपकने लगते हैं? चूँकि हम कंघी को बार बार अपने सिर पर, अपने बालों पर जब घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो उस घिसने की वजह से, घर्षण की वजह से वहाँ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और वो आवेश उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है। यही वजह होती है कि अगर हम बार बार कंघी को अपने सिर में करें और उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, तो वो कागज़ के छोटे टुकड़े उस कंघी से जाकर चिपकने लगते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हमारी दैनिक जीवन में हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैद्युत आवेश से संबंधित क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं वैद्युत आवेश की। तो जो सबसे पहली बात है वो ये जानना है हमें कि वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश केवल दो प्रकार का होता है और दोनों की जो प्रकृति होती है वे एक दूसरे से उल्टी होती है, विपरीत होती है। तो यह बात हमें ध्यान रखना है कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के हैं और उन दोनों की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होती है। दूसरी बात हमें जानना है इसके बारे में कि दूसरी खास बात क्या है। तो खास बात यह है कि अगर हम समान प्रकृति के आवेश को लें तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। जबकि अगर हम विपरीत प्रकृति के आवेशों को लें, विपरीत प्रकृति के, तो वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे, आकर्षित होने लगेंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। इसका हम प्रैक्टिकल या प्रायोगिक तरीके से सत्यापन करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, हम प्रयोग में लाते हैं स्वर्णपत्र वैद्युतदर्शी। इसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। इसका हम देखेंगे किस तरीके से ये काम होता है। बहुत ही सिंपल सा ये डिवाइस है। इसमें क्या करते हैं, एक बॉटल लेते हैं और उसमें एक हम कॉर्क की कैप लगा देते हैं और उस कैप के द्वारा हम उसमें एक कॉपर वायर इंसर्ट कर देते हैं। उस कॉपर वायर के टॉप पर एक मेटल फाइल लगा देते हैं, एक धातु की पत्ती लगा देते हैं और उसके जो बोतल के अंदर वाला जो भाग रहता है उस पर हम स्वर्णपत्र लगा देते हैं। स्वर्णपत्र इस तरीके से होता है, ये दो भागों में बटा हुआ होता है इस तरीके से। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये मैंने इसको थोड़ा एलेबोरेट साफ करके दिखाया है। ये इस तरीके से स्वर्णपत्र लगा हुआ है। होता क्या है कि यहाँ पर ऊपर वाले ये जो धातु की पत्ती होती है, इसके पास हम कोई चार्ज रॉड ले जाएं, सब मान लें कि उस पर प्लस चार्ज है, धन चार्ज है,
तो इस धन चार्ज की वजह से ये जो धातु की पत्ती है ये ऋणात्मक चार्ज हो जाएगी, इस पर ऋण चार्ज आने लगेगा और ये ऋण चार्ज इस कॉपर वायर के थ्रू होते हुए, कॉपर वायर के द्वारा होते हुए इस स्वर्ण पत्र पर धन आवेश ले आएगा। तो दोनों स्वर्ण पत्तियों पर जब धन आवेश आएगा तो दोनों स्वर्ण पत्तियों पर, मैंने एक बात बताई आपको कि जब समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर समान आवेश इस स्वर्ण पत्र पर आ जाता है। तो समान आवेश होने की वजह से ये जो स्वर्ण पत्र है ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करने लगते हैं और ओपन यानी कि खुल जाते हैं। कुछ इस तरीके से इनका हो जाता है, ये और दूर दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, ये यहाँ पर हो जाता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि समान आवेश जो हैं वो एक दूसरे के प्रतिकर्षित होते हैं और जबकि विपरीत आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात हमें सबसे पहले जो बताई थी वो थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ये बात बताई कि विपरीत आवेश जब एक दूसरे के आसपास आते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, और ये बात बताई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और उन्हीं ने इन आवेशों को धनात्मक या ऋणात्मक नाम दिया गया। तो हमने बात की थी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब उन दो प्रकार में हमें ये पता लग चुका है कि एक को हम धनावेश कहेंगे और एक को हम ऋणावेश कहेंगे। कुछ और बातें हैं इससे जुड़ी हुई, उनके बारे में बात करते हैं हम। सामान्यतः देखा जाता है कि वस्तुएं जो होती हैं वो उदासीन होती हैं। उदासीन का मतलब होता है कि ना तो उन पर धनावेश होगा और ना ही उन पर ऋणावेश होगा, और उदासीन होने की वजह से उनका आवेश संतुलन में होता है। दूसरी बात हम ये देख सकते हैं कि परमाणु जो होता है, जैसे हम केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे, तो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होने के कारण होता यह है कि हम अगर कोई भी परमाणु ले लें तो उसका ये सेंटर पार्ट जो केंद्रक है और केंद्रक के बाहर कक्षाएं होती हैं, जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो इस नाभिक से दूर होने की वजह से बहुत ही कम उनके बीच आकर्षण बल लगा हुआ होता है, और इस कम आकर्षण बल होने की वजह से हम इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को बहुत कम ऊर्जा दे करके बाहर निकाल सकते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरी बात, अब देखा हमने कि जब हमने इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु के बाहरी कोश से बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर एक बात हुई कि जो परमाणु ने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो कोई भी परमाणु जब अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, एक या एक से ज़्यादा, तो उस पर धनावेश आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो किसी दूसरे परमाणु ने ग्रहण किया होगा, तो जिसने ग्रहण किया उस पर ऋणावेश आ जाएगा। तो ये बात हम देख सकते हैं कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन या जो भी वस्तु इलेक्ट्रॉन खोएगी उसके ऊपर धनावेश आ जाएगा, और जो भी वस्तु या जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। अगली बात हम देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जब एक स्थिर आवेश होगा, कोई भी आवेश होगा स्थिर, रुका हुआ, तो वो अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई भी स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश सिर्फ और सिर्फ अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है। जबकि अगर वही आवेश गति करने लगे, कोई भी आवेश चार्ज पार्टिकल है, वो गति करने लगे किसी भी वेग से, तो उसके पास विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करने लगता है। तो हम ये बात जान सकते हैं कि अगर चार्ज रुका हुआ है, अगर आवेश रुका हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ विद्युत
क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर वो किसी वेग से गति कर रहा है, किसी नियत वेग से गति कर रहा है, तो वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न कर सकता है और करता है। तीसरी बात यहां पर गौर करने लायक है, मैंने बताया कि आवेश अगर नियत वेग से गति करने लगे तब वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन अगर यही आवेश नियत वेग की जगह त्वरित गति से चलने लगे, तब त्वरित गति होने की वजह से उसके पास विद्युत क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी, और साथ में वो विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी उत्पन्न करता है। तो ये बात को हम बहुत आराम से समझ सकते हैं। हमने जैसे यहाँ पर एक धनावेश ले लिया है, ये धनावेश जब रुका हुआ है यानी कि उसका वेग 0 है, तब वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र यानी कि ई को प्रोड्यूस करेगा, ई उत्पन्न करेगा। लेकिन यही चार्ज अगर एक नियत वेग से चल रहा है तो उसके पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही वो उत्पन्न करेगा। और अगर हम इसको नियत वेग से ना होकर के कुछ एक त्वरण यहाँ पर इसको दे दें, और उस त्वरण होने की वजह से ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, वो भी ये उत्पन्न करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगली बात इसके बारे में हमें देखना है कि कोई भी चालक है तो उस पर जो भी आवेश हम देंगे तो वो हमेशा उसकी बाहरी सतह पर रह रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चालक के बारे में, चालक, कंडक्टर। हम आगे बात करेंगे कि चालक, कुचालक, सुचालक क्या क्या होते हैं, क्या क्या अंतर रहता है, लेकिन अभी हमें बात करना है तो चालक को अगर हम आवेश दे रहे हैं वो उसकी बाहरी सतह पर रहता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई ठोस गोला ले लें या फिर खोखला गोला ले लें तो उनके पास जो चार्ज आएगा वो बराबर जाएगा अगर उनकी त्रिज्याएं सेम है, क्योंकि जो चार्ज हम देंगे वो उनकी बाहरी सरफेस पर, बाहरी सतह पर ही रहता है। और अगली बात देखें हम, अगर समरूप सतह है यानी कि एक समान सतह है तो वहाँ पर जो चार्ज है वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जबकि असमान सतह होती हैं, असमरूप सतह, उन पर आवेश घनत्व तो अलग अलग हो जाता है, समान नहीं रहता, क्योंकि जो आवेश घनत्व है वो निर्भर करता है त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। आवेश घनत्व त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जिसकी जितनी ज़्यादा वक्रता त्रिज्या होगी उसका आवेश घनत्व उतना ही कम होगा। हम देख सकते हैं कि अगर त्रिज्याएं ज़्यादा होंगी तो उसका वक्रता घनत्व, उसकी आवेश घनत्व उतना ही कम होगा। तो इस बात से हमें समझ में आ सकता है। अगर हम इसको ध्यान दें, ये पर्टिकुलर स्थान यहाँ पर वक्रता त्रिज्या बहुत कम हो गई है तो इस वजह से इसके ऊपर आवेश घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमने आवेश घनत्व ज़्यादा को दिखाया है पास पास ज़्यादा धन चार्ज होने से, जबकि यहाँ वक्रता त्रिज्या ज़्यादा है तो इसमें चार्ज को, आवेश को हमने दूर दूर दिखाया है। तो इससे एक बात हमें समझ में आ जाती है कि वक्रता त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी आवेश घनत्व उतना कम होगा, और वक्रता त्रिज्या जितनी कम होगी आवेश घनत्व उतना ज़्यादा होगा। यही बात अगर हम कर लें यहाँ पर, इस पर देखें तो इसकी समान रूप से, ये समरूप सतह है तो इस पर समान रूप से चार्ज वितरित हो चुका है। अगली बात हम देखें, अगर कोई साबुन का बुलबुला लें और उसको आवेशित करें तो आवेशित होने पर वो साबुन का बुलबुला और ज़्यादा फैलेगा, उसका एरिया बढ़ेगा, और क्योंकि समान आवेश के पास जब समान आवेश उस पर जाएगा तो समान आवेश एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षण दिखाएगा, और प्रतिकर्षण होने की वजह से उसका सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण के बारे में, और तब तक के लिए देखते रहिए
और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।